छात्रों, पिछले वाले लेक्चर में हम वितरण के सिद्धांतों के अंतर्गत मार्शल और हिक्स का सीमांत उत्पादक सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम वितरण के सिद्धांत के द्वारा मजदूरी के निर्धारण की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आज वितरण का सीमांत उत्पादकता का आधुनिक सिद्धांत। किसी साधन की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वस्तु बाजार तथा साधन बाजार की प्रकृति क्या है। इस दृष्टि से हम निम्नलिखित तीन स्थितियों को ले सकते हैं। नंबर 1, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, अर्थात परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। नंबर 2, वस्तु बाजार में एकाधिकार, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, अर्थात मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 3, वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा साधन बाजार में क्रेताधिकार। तो इस तरह से आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि हम तीन स्थितियों को लेकर चलते हैं। इनका हम वर्णन इस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, अर्थात परफेक्ट कंपटीशन इन गुड्स मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। तो हम जानते हैं कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का यह तात्पर्य होता है कि वस्तु के अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं, इसलिए वस्तु की कीमत किसी फर्म के लिए दी हुई होगी। चूंकि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, इसी तरह साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य यह है कि साधन बाजार में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होंगे। साधन की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शर्तों के द्वारा होता है। वह एक फर्म के लिए साधन की कीमत स्थिर होती है। साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पत्ति मूल्य के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि हम श्रम की बात करें, VMPL इजकल टू P गुणा MPL। P यहाँ पर वस्तु की कीमत है। चूंकि यहाँ P वस्तुओं की कीमत स्थिर है, अतः VMPL की आकृति MPL पर निर्भर करती है। MPL वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, अतः VMPL वक्र भी ऋणात्मक ढाल का होगा तथा VMPL वक्र ही एक फर्म के लिए श्रम का मांग वक्र होगा। इसे हम इस चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। साथ ही परिवर्तनशील साधन की स्थिति में श्रम का मांग वक्र VMPL ही होगा। यदि दो परिवर्तनशील साधन हो तो श्रम का मांग वक्र निम्न प्रकार से निर्धारित होगा। ये अलग अलग। W1 मजदूरी की दर है, श्रम की मांग L1 है, मजदूरी की दर में कमी होने पर श्रम की मांग बढ़कर L2 होगी। श्रम की मांग बढ़ने पर पूर्ति की मांग बढ़ेगी। अधिक पूंजी के प्रयोग से श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी व VMPL वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होगा, अतः V2 VMPL वक्र
V2 मजदूरी की दर पर श्रम की मांग OL3 होगी। AB को श्रम का मांग वक्र होगा। श्रम का पूर्ति वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होगा, जिसका यह तात्पर्य है कि मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसे इस चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मजदूरी की दर का निर्धारण होगा। इसे हम इस चित्र के द्वारा दिखाते थे। मजदूरी की दर का निर्धारण श्रम की मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय किया जाएगा तथा OW1 मजदूरी की दर है तथा एक फर्म OL1 मात्रा में श्रम को रोजगार देती है। साथ ही एक फर्म के द्वारा श्रम को दी जाने वाली मजदूरी की दर उसकी सीमांत उत्पत्ति के मूल्य अर्थात W=VMPL के बराबर होती है, जैसा कि इस चित्र में भी बताया गया है। ये पहली स्थिति होगी। कौन सी? जब दोनों प्रकार के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। इस चित्र से हम स्पष्ट करते हैं कि उद्योग के अंतर्गत जो SS पूर्ति वक्र है और DD मांग वक्र है, उनके द्वारा OW1 मजदूरी की दर का निर्धारण होता है, जो कि एक फर्म के लिए दिया हुआ है। अब बात आती है, यदि वस्तु बाजार में एकाधिकार व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो वस्तु बाजार में एकाधिकार होने पर वस्तु की मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा, यानी यदि फर्म वस्तु की कीमत अधिक मात्रा में बिक्री चाहती है तो उसे कीमत कम करनी होगी, अर्थात इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय के से MR के बराबर आय मिलेगा, नहीं, और MR होगी जो P से छोटी होगी। अतः MRPL = होगा MR गुणा MPPL। एक फर्म श्रम को मजदूरी उसकी सीमांत आगम उत्पत्ति के बराबर भुगतान करेगी। यहाँ हम देखते हैं MRPL ये <VMPL होता है, चूँकि MRPL = MR गुणा MPL होता है और VMPL होता है P गुणा MPL। और हम जानते हैं कि यहाँ MR वो P से कम होता है, इसलिए MRPL ये VMPL से छोटा होगा या कम होगा। सीमांत आगम उत्पादकता अर्थात MRPL मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी श्रम की सीमांत उत्पादकता है। तो हम जानते हैं कि MRPL < VMPL होती है। अब बात करें इस स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण की। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि OL श्रम की मात्रा को बताता है और W श्रम की पूर्ति मजदूरी को बताता है, जो कि OI अक्ष के ऊपर है और OX अक्ष के ऊपर श्रम की मात्रा को बताता है। MRP वक्र और VMPL वक्र दिखाए गए, तो VMPL वक्र से नीचे MRPL वक्र है। AFC जो कि श्रम की मजदूरी के बराबर होता है, वह एक सीधी सरल रेखा में होता है। चित्र में श्रम की मजदूरी W है तथा यहाँ यह स्थिर है, क्योंकि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। यही फर्म की एवरेज फैक्टर कॉस्ट होती है। जो मजदूरी होती है वही श्रम की या फर्म की एवरेज फैक्टर कॉस्ट, इसे AFC नाम दिया गया होती है। फर्म L1 श्रम को नियुक्त करेगा अर्थात रोजगार देगा। यहाँ मजदूरी
दर MRPL के बराबर होगी, अर्थात L1T या OW1 श्रम की मजदूरी होगी। यदि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो OL1 श्रमिकों की नियुक्ति करने पर मजदूरी दर L1 होती है, यानी यहाँ JT के बराबर श्रमिक का शोषण होता है, हो रहा है। इसे श्रम का एकाधिकारात्मक शोषण कहते हैं, जो कि वस्तु बाजार में एकाधिकार के कारण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि वस्तु बाजार में एकाधिकार है तो श्रम को जो मिलने वाली मजदूरी है वह L1J के बराबर होनी चाहिए थी, जबकि उसको वास्तव में मिल रही है L1T। दूसरे शब्दों में कहें OW1 मजदूरी जो मिल रही है वह OW2 से कम है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता मिलती है। यदि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती तो श्रम को जो मजदूरी की दर है वह OW2 होती, अर्थात यहाँ हम देखते हैं TJ के बराबर श्रम को कम मजदूरी मिल रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह श्रम का एकाधिकारात्मक शोषण है। तो इस बाजार में श्रम का शोषण हो रहा है। अब बात आती है तीसरे प्रकार के बाजार की। यदि वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा साधन बाजार में क्रेताधिकार हो। इस स्थिति में वस्तु बाजार एक ही क्रेता होता है तथा साधन बाजार में क्रेताधिकार होता है। ऐसी स्थिति में मजदूरी के निर्धारण का वर्णन हम इस चित्र के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ MFC = MRPL होता होगा। यहाँ साम्य निर्धारण होगा, अर्थात साम्य का निर्धारण MFC और MRPL के बराबर होता है। यहाँ L1 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ मजदूरी की दर OW1 होती है, जो कि APL1 के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों का दोहरा शोषण होता है। पहला एकाधिकारात्मक शोषण, जो कि BE मजदूरी अर्थात VMPL से कम होने पर, और दूसरा क्रेताधिकारात्मक शोषण, जो कि AE है, जो कि MRPL से कम होने पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक श्रम का जो कुल शोषण है वह AB के बराबर हो रहा है। पिगू रॉबिन्सन के अनुसार यदि श्रमिकों को VMPL से कम भुगतान प्राप्त होता है तो यह उसका शोषण है। इसलिए वे श्रम बाजार में क्रेताधिकार तथा साधन वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति में होने वाले दोहरे शोषण का तर्क देते हैं, परंतु चैम्बरलिन पिगू रॉबिन्सन से कहते हैं से केवल सहमत नहीं है। चैम्बरलिन का मत है कि एकाधिकार की स्थिति में साधन का MPL के बराबर ही भुगतान होगा। इसलिए यदि मजदूरी की दर MPL से कम है तो श्रमिक को शोषण होगा। अर्थात चैम्बरलिन केवल क्रेताधिकार शोषण को ही मानता है, जबकि हम देखते हैं कि दोहरा शोषण हो रहा है। अब बात आती है कि श्रमिक का शोषण किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, श्रम का दोहरा शोषण, क्रेताधिकारात्मक शोषण तथा एकाधिकारात्मक शोषण होता है। क्रेताधिकारात्मक शोषण को सरकारी नियमों तथा श्रम संघों के सामूहिक सौदा करने की क्षमता के आधार पर कम किया जाता है।
शक्तियों से दूर किया जा सकता है। परंतु इस शोषण, दूसरा क्रेताधिकार शोषण को इस प्रक्रिया से दूर नहीं किया जा सकता। इसे तो हम तो दूर करने के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न करने से ही होगी। तो इसका मतलब है कि क्रेताधिकारात्मक शोषण तब दूर होगा जब बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बने। तो इस तरह से हमने देखा कि वितरण के सिद्धांत का जो विभिन्न अर्थशास्त्र द्वारा व्याख्या की गई है वो हमें बता रहे थे। अब आगे हम इसके बाद में बात करेंगे कि विभिन्न साधनों को मिलने वाली जो मजदूरी है या उनकी प्रतिफल, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, जैसे लाभ का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत आदि की हम चर्चा अलग से करेंगे। थैंक यू।